अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ मियो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो ये जो नून लीगी कुछ हुकूमती जो शख्सियात हैं उनके कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकतें सामने आ रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा अहम मौजू है वो है जो आज 6 जजेस ने ख़त लिखा। तो अदलिया में क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या हैं, इस पर हम अपने ज़राए जो फ़रासत के इंकशाफात हैं, ये फ़रासत की जो ख़बर है उसके हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। तो हस्बे मामूल बाकायदा आगाज़ करने से पहले दोस्तों आप सबसे दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि हमारा चैनल बढ़े, आगे बढ़ भी रहा है आप सबके दोस्तों के ताउन से। खैर अब बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पंजाब हुकूमत की। मरीम नवाज़ साहिबा की अगर हम बात करें तो उनका जो आगाज़ है बहुत अच्छा है, जिसकी मैं पहले भी तारीफ़ कर चुका हूँ दोस्तों। बल्कि आपको एक बड़ी और दिलचस्प बात भी बताता हूँ। नजम सेठी साहब तो कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ को मना कर दिया गया है, नवाज शरीफ ने अब उसको मदाखलत नहीं होगी, वफाक में भी नहीं होगी, पंजाब में भी मना कर दिया गया और नवाज शरीफ अन करीब लंदन चले जाएंगे मियाँ साहब। तो नवाज शरीफ लंदन तो खैर जाएंगे आर्जी तौर पर, लेकिन नवाज शरीफ की भरपूर आपको जो है ना उसमें पार्टिसिपेशन हुकूमत चलाने में नज़र आ रही है। वो पहले काबीना के इजलास में भी बैठे थे और अब वो मरीम नवाज साहिबा के साथ वो सियालकोट में भी उनके घर गए जो अपना हलाक हो गए थे। और मतलब वो हुकूमत के साथ साथ मरीम नवाज के साथ साथ फिर रहे हैं और अपनी पूरी इनपुट दे रहे हैं पंजाब हुकूमत को चलाने में। इसी वजह से मरीम नवाज का जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं बाकी सूबों के निस्बत। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पंजाब में ही काम हो रहा है, बाकी सब कोई गहरी नींद में सोए हुए हैं। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन गंडापुर को कोई ख्याल आ गया तो उन्होंने एक लाइसेंस की वो दे दी जो है ना अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। तो उसी पे बड़ा वो फूले नहीं संभाले, जैसे पता नहीं उन्होंने क्या दे दिया कि आप लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं ऑनलाइन, जो कि बड़ा मामूली काम होता है। तो वो इसी को दे के समझते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। खैर अब हम आते हैं अपने वापस अब असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों मरीम नवाज़ जो है इस वक्त बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि मरीम नवाज़ का जो कारकर्दगी का जो त्यारा है वो इस वक्त टेक ऑफ करके ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसे में चंद लीगी अरकान ने ऐसी हरकतें की हैं कि जिनको सिवाय वो हुकूमत के लिए भी नदामत का बायस बनी है और इनकी अपनी पार्टी के लिए भी नदामत का बायस बनी है। जैसे मिसाल के तौर पर उज़मा कारदार, वो मलिक वहीद MPA, और उसके बाद अहा चीमा साहब। अहा चीमा बड़ा नाम लेकिन इतनी छोटी हरकत जो कि तवक्को नहीं की जा सकती थी। और आज उन्होंने पब्लिक प्रेशर में आकर अपना ये बयान तो दिया है कि वो जो है ना जी उस फीस माफ़ी नहीं करवाना चाहते, तो लेकिन वो पहले ही ना करते। आप ये देखें कि ये ऐसा मामला था कि जिसमें गवर्नर बलीगुर रहमान जो बड़ी अच्छी शख्सियत है, मैं उनको कुछ जानता भी हूँ उनके बारे में, तो वो कतन इस तरह के मामलात में वो खुद ज़ाती तौर पर नहीं होते। और जो उज़मा बुखारी साहिबा जो बड़ा भरपूर उनका दिफा करती रही हैं, मैं आपको बताऊँ उज़मा बुखारी साहिबा ने अपने लिए सरकारी घर लेने से भी इनकार कर दिया था। तो वो जो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ उज़मा बुखारी साहिबा को, कि अगर उनका अपना ऐसा मामला होता वो कभी भी रिलैक्सेशन ना लेती। लेकिन अहा चीमा का उन्होंने बड़ा भरपूर दिफा किया, हर फोरम पे दिफा किया कि जी उन्होंने दरख्वास्त दी है, जो भी हालात उनको बताए, जो कि बतौर वो वज़ीर और कारकुन, बतौर पार्टी कारकुन कर सकती थी, उन्होंने किया। लेकिन अहा चीमा साहब को क्या ऐसा करना चाहिए था? एक तरफ ये लोग कहते हैं जी हम काबीना में तनख्वाहें नहीं लेंगे, हम कोई मुराद नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वो आप फीस माफ़ी की दरख्वास्तें देते हैं। भैया आपने अगर बच्चे को नहीं भेजा तो आप उसी वक्त कह देते कि जी हमारी सीट भी ना रखें, ताकि हम जो है ना हमें फ़ीस ही ना आपको भरनी पड़े। ज़रूरी तो नहीं है ना आपने HE सन में ही पढ़ाना है। आपके हालात नहीं हैं अच्छे, आपको मसाइल हैं, जो भी वजूहात थी, आप अपने बच्चों को निकाल लें, किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवा लें, किसी सस्ते स्कूल में दाखिल करवा लें। लाजमी है कि आपने HE सन में ही पढ़ाना है। अगर पढ़ाना है तो फिर फ़ीसें भरें, ये फ़ीस माफ़ी करवाने वाली तो कोई बात नहीं ना। तो अहा चीमा साहब एक बड़ा नाम और बहुत ही छोटी हरकत जिसने वफाकी हुकूमत को भी शर्मिंदा करवाया
اور پنجاب حکومت میں بھی اس کے حوالے سے یہ مشکل بنی۔ ملک وحید کی بات کریں تو اس نے مطلب فرعونیت دیکھیں کہ اے ایس آئی سے ٹی وی پر کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو، اور عظمیٰ کاردار ان کو جو ہے یا تو آپ کے پاس ثبوت ہوں، کوئی ویڈیو میں آپ کو شواہد نظر آ رہے ہوں کہ جی وہ لاکر کو کوئی کھول رہی ہیں وہ کارکن یا وہ جو بیچاری ملازمین تھیں، تب آپ ضرور بات کریں، لیکن اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بہت ہی بری بات ہے۔ یہ تینوں حرکتیں ایسی ہیں جس سے پنجاب حکومت کو ذرا ان پر تنقید بڑھ گئی لوگوں کی۔ تو نون لیگی اراکین کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں ایک طرف آپ نعرہ لگاتے ہیں کام کام اور کام، جبکہ دوسری طرف جو آپ کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی حرکتیں ہیں، وہ صرف اور صرف شرمندگی، نہ صرف حکومت کے لیے بلکہ آپ کے اپنے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہونی چاہیے اور ہوتی ہوں گی یقینی طور پر۔ تو اب وہ مریم نواز نے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ان کو جو ہے نا معافی منگوانی چاہیے اسی اے ایس آئی کے سامنے جس سے ملک وحید نے کہا تھا نا معافی مانگے، اب اسی اے ایس آئی کے ساتھ بٹھا کر ملک وحید سے معافی منگوانی چاہیے۔ تو خیر اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، ججز والے موضوع کی طرف۔ تو دوستو یہ جو 6 ججز نے کیا ہے، یہ کوئی انہونی کام انہوں نے نہیں کیا۔ یہ آپ سپریم کورٹ میں جو فراست کی میں آپ کو انکشافات بتاتا ہوں کہ ان ججز کے خلاف ایک تو وہ محسن اختر کیانی کے خلاف تو ریفرنس آ چکا ہے، مزید بھی آنے والے ہیں کچھ سکینڈلز۔ تو انہوں نے وقت سے پہلے ہی، جب بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ اپنے میرے تو کرتوت کچھ اور ہوں گے، تو وہ پہلے ہی سے انہوں نے کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ججز نے یہ جو اپنا خط لکھا ہے یہ کس کے خلاف لکھا ہے؟ کیا یہ ایجنسیز کے خلاف لکھا ہے یا انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف لکھا ہے؟ تو یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے دوستو۔ تو جو ذرائع بتاتے ہیں، فراست نے جو بتایا ہے کہ ان ججز کے خلاف سکینڈلز ہیں، ان ججز کے بھی اسی طرح سے ہیں جیسے مظاہر نقوی تھا، جیسے اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا۔ وہ تو کیونکہ بہت زیادہ بدنام زمانہ جن کو کہتے ہیں نا وہ ہو چکے تھے، تو انہوں نے تو استعفیٰ دے کے گئے، اور مظاہر نقوی کا نظر آ گیا تھا کہ وہ استعفے کے بعد استعفے کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوٹی تو برطرف ہونا پڑا۔ تو ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا پاپولرزم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو انہوں نے پہلے ہی اگلا اٹیک کر دیا، اور یہ اٹیک سیدھا انہوں نے اپنے چیف جسٹس کے اوپر کیا، کیونکہ ایجنسیز ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتی وہاں پر کسی بھی بینچ بنانے میں یا کسی بھی معاملے میں۔ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ چیف جسٹس کرتے ہیں، بینچ بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بناتے ہیں، اور اس کاز لیجیے جو بھی معاملات ہیں وہ سارے چیف جسٹس ہی ہینڈل کرتے ہیں نا۔ تو اب ایجنسیز کے اوپر ثبوت الزام لگایا ہے، تو اب یہ ثابت کریں، اور یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ الزام صرف الزام ہے۔ اب دوستو میں آپ کو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بتاتا ہوں۔ آپ کو میں نے کافی عرصہ پہلے بھی اپنے ویلاگ کیا تھا کہ جس میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے سازشوں کے حوالے سے بتایا تھا، اس کو ہم نے تقابلی جائزہ لیا تھا آج کے حالات کے حوالے سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی ججز جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اب بول رہے ہیں، پہلے کیا کرتے رہے، آپ ان کے پچھلے فیصلوں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو انہی میں بہت تضاد نظر آ جائے گا۔ اب جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے خط لکھنے والی، اس سے سراسر نقصان انہی کو ہونا ہے۔ اور یہ عمران خان کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ 6 مہینے میں جو ہے نا جی یہ حکومت ختم ہو جائے گی؟ تو جن قوتوں کا عمران خان ایجنٹ ہے وہ بہت بڑی قوتیں ہیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ عمران خان مغربی قوتوں کا ایجنٹ ہے، اور یہ وہ قوتیں ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام برپا کرنا چاہتی ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جن قوتوں نے 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ریاست کو، سلطنت کو توڑ دیا تھا، تو پاکستان تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے ملک ہے۔ تو یہاں پر تو ان کے لیے بہت آسان ہے جب ان کے پاس ایک ایسا پاپولر لیڈر بھی آ گیا جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، لیکن ایک مخصوص طبقہ اس کے پیچھے چل پڑا ہے اس وقت۔ تو وہ تو خیر سیدھا ہوتے ہوئے ہی سیدھا ہوگا وہ جو طبقہ ہے، لیکن وہ جو سازشیں ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو ورگلایا، ہمارے قوم کو جو ناسمجھ لوگ تھے انہیں بہکایا، اور انہیں یہ ان کے دماغ میں یہ پٹیاں بٹھا دیں کہ جیسے عمران خان مسیحا ہے۔ لیکن یہ وہی نعرے ہیں جو اس وقت آج سے 150 سال پہلے لگے تھے۔ دوہری شہریت والے لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔
उस वक्त भी जमहूरियत की बात होती थी, आज भी जमहूरियत को ही परवान चढ़ाने की और मजबूत करने की बात हो रही है। और सबसे बढ़कर वो जो एक नौजवानों का नारा था, तब्दीली का नारा उस वक्त लगा था, वही नारे, यानी आप सेम स्क्रिप्ट है। तो वो इतनी ताकतवर कुव्वतें हैं, वो जो अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। एक तरफ वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में आज भी दो वाकयात हुए, पहले नेवल बेस पर अटैक हुआ और दूसरे चाइनीज़ के ऊपर हुआ, दोनों बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हुए। और तीसरा इन जजेस ने हरकत कर दी है ये वाली। तो इन सब के ताने बाने आपस में मिलते हैं और इन सब का निशाना हमारा पाकिस्तान है। तो दोस्तों, हमने अपने पाकिस्तान को बचाना है। इन जजेस के हवाले से अब आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। ये मुहर्रिकात और इनकी असलियत सामने आने वाली है और आप सुनकर बहुत हैरान हो। मैं अभी वक्त से पहले आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि सिटिंग जज के खिलाफ बात करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अब आपको चंद दिन में ऐसे हकायक सामने आने वाले हैं कि इनके ताने बाने इमरान खान से मिलते आपको नज़र आएंगे। और जो इमरान खान का जो इत्मीनान है ना उन कुव्वतों की बिना पर कि जी 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इस मुल्क में इस्तेहकाम भी कायम होगा और अमन भी बहाल होगा। और ऐसे तमाम साजिशी अनासिर जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पाक हो चुकी है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनसे पाक होगी। तो मैं किसी का नाम अभी नहीं लेता, लेकिन आपको बहुत जल्द इस्तीफे भी नज़र आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐसे अनासिर से पाक होते हुए नज़र आएगी। तो दोस्तों, पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा, अमन और इस्तेहकाम भी आएगा। लेकिन ऐसे तमाम साजिशी अनासिर जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ हैं वो बेनकाब भी होंगे और अपने अंजाम तक भी पहुँचेंगे। तो आज नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और इसके साथ ही दोस्तों, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं, आप, हम सब इस मुल्क की खातिर जो हो सकेगा करेंगे, इस मुल्क को बचाने के लिए जो हो सकेगा करेंगे। जैसे भी आवाज़ उठानी पड़ी हम सब उठाएंगे और अपने मुल्क की खातिर इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।